दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गुनगुना पानी गर्म है या ठंडा, तो शायद आपका जवाब गलत हो सकता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि थर्मामीटर तापमान कैसे मापता है? आज सिर्फ 4 से 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट इतना आसान होगा कि परीक्षा में भी कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का सबसे आसान ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले एक सवाल। अगर एक हाथ बर्फ़ वाले पानी में रखें और दूसरा गर्म पानी में, अब दोनों हाथ गुनगुने पानी में डालें, तो बताइए कैसा लगेगा? जिस हाथ ने ठंडा पानी छुआ था उसे गुनगुना पानी गर्म लगेगा, और जिस हाथ ने गर्म पानी छुआ था उसे वही पानी ठंडा लगेगा। इसका मतलब यह है कि हमारा स्पर्श हमेशा सही तापमान नहीं बताता। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने तापमान या टेम्परेचर की अवधारणा दी। तो दोस्तों याद रखिए, गर्मी या ठंडक का वास्तविक माप होता है तापमान या टेम्परेचर। तो दोस्तों ध्यान रखिए, टेम्परेचर यानी किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की मात्रा। जिस वस्तु का तापमान अधिक होता है वह अधिक गर्म होगा, जिस वस्तु का तापमान कम होता है वह अधिक ठंडा होता है। अगर एक वस्तु का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो कौन ज़्यादा गर्म होगा? कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, थर्मामीटर आखिर कैसे काम करता है? देखिए, जब तापमान बढ़ता है तो अधिकांश पदार्थ फैलते हैं। यही गुण थर्मामीटर में भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक पारदर्शी बोतल लीजिए, उसमें थोड़ा रंगीन पानी भर दीजिए। अब बोतल के ढक्कन में एक स्ट्रा इस तरह लगाइए कि उसका निचला सिरा पानी में डूबा रहे। अब बोतल को अपने हाथ से अच्छी तरह से पकड़िए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि स्ट्रा में पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आपके हाथ की गर्मी से बोतल के अंदर की हवा गर्म हो जाती है। गर्म होने पर हवा फैलती है और उसका दबाव बढ़ जाता है। यही बढ़ा हुआ दबाव पानी को स्ट्रा के अंदर ऊपर की ओर ढकेल देता है। दोस्तों, इसी सिद्धांत पर सबसे पहले थर्मोस्कोप बनाया गया था, जो तापमान में होने वाले बदलाव को दिखाता था। बाद में इसी विचार को और विकसित करके थर्मामीटर बनाया गया, जिससे तापमान को सही सही मापा जाने लगा। दोस्तों याद रखिए, थर्मोस्कोप का पहला मॉडल गैलीलियो ने बनाया था। दोस्तों, अब आते हैं परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। टेम्परेचर यानी तापमान मापने के 3 प्रमुख पैमाने हैं। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। सेल्सियस में पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट में पानी जमता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और उबलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। केल्विन में पानी जमता है 273 केल्विन पर और उबलता है 373 केल्विन पर। दोस्तों याद रखिए, 1 - 32/9 होता है C/5। यही फार्मूला हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों यह भी याद रखिए कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों यह भी ध्यान रखिए कि 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस को ही एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इससे कम तापमान संभव नहीं माना जाता। दोस्तों आज हमने जाना, टेम्परेचर या तापमान गर्मी या ठंडक की माप है। टच हमेशा सही नहीं बताता है। थर्मोमीटर फैलाव या एक्सपेंशन पर काम करता है। गैलीलियो ने थर्मोस्कोप की खोज की थी। सेल्सियस में पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फ़ारेनहाइट में पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। केल्विन में पानी 273 डिग्री पर जमता है और 373 केल्विन पर उबलता है। 1 - 32/9 बराबर होता है C/5 और K बराबर होता है C + 273। यानी हमको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो, हमको केल्विन में ज्ञात करना हो, तो सेल्सियस में 273 को जोड़ देने से केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्म चाय थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडी क्यों हो जाती है और फ्रिज का ठंडा पानी बाहर रखने पर अपने आप गर्म क्यों हो जाता है, क्या गर्मी खुद चल कर आती है या कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? आज सिर्फ 5 मिनट में ऊष्मा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझेंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास 2 गिलास है, एक में गर्म पानी है और दूसरे में ठंडा पानी है। अब अगर दोनों को संपर्क में रखें तो क्या होगा? गर्म पानी ठंडा होने लगेगा और ठंडा पानी गर्म होने लगेगा। कुछ समय बाद दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। यही जो है ऊष्मा का खेल है। दोस्तों ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर जाती है। तो याद रखिएगा, हीट जो है हाई से लो की ओर जाती है। बस यही नियम पूरे अध्याय में काम आएगा। दोस्तों पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि गर्म वस्तु में एक अदृश्य पदार्थ होता है जिसे कैलोरीक कहते थे। उन्हें लगता था कि यही पदार्थ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, लेकिन यह सिद्धांत बाद में गलत साबित हुआ। दोस्तों एक वैज्ञानिक थे काउंट रमफोर्ड। उन्होंने देखा कि तोप में छेद करते समय लगातार घर्षण होने से तोप बहुत गर्म हो जाती है। उन्होंने सोचा अगर ऊष्मा कोई पदार्थ होती तो इतनी देर तक गर्मी क्यों बनती रहती। फिर यहीं से सिद्ध हुआ कि ऊष्मा पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि ऊष्मा क्या है? ऑप्शन ए है पदार्थ और ऑप्शन बी है ऊर्जा। दोस्तों पहले ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता था, लेकिन ऊष्मा का ऐसा यूनिट है जूल। दोस्तों याद रखिए कि एक कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर होता है, जो कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है।
दोस्तों आप समझते हैं कि हीट ट्रांसफ़र यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो इसके केवल 3 तरीके हैं। पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। और इन तीनों को आज ऐसी ट्रिक से समझेंगे कि इनको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करें तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, लेकिन छड़ जो है कहीं नहीं जाती है, यानी कि ऊष्मा जो है कणों के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसे ही कहते हैं चालन या कंडक्शन। तो आप याद रखिए कि सॉलिड में जो है कंडक्शन होता है, यानी कि ठोस में जो है चालन होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि लोहे में आलपिन पहले क्यों गिरती है? क्योंकि लोहा जो है अच्छा चालक होता है। दोस्तों पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और ऊष्मारोधी। धातु जो है चालक का उदाहरण है, लकड़ी जो है कुचालक का उदाहरण है और थर्माकोल जो है ऊष्मारोधी का उदाहरण है। दोस्तों अब हम कन्वेक्शन या संवहन को समझते हैं। इसके लिए हम पानी को गर्म करते हैं, नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आ जाता है। यही चक्र चलता रहता है, इसे ही कहते हैं संवहन या कन्वेक्शन। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन या संवहन होता है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि समुद्र की हवा दिन में एक दिशा में और रात में दूसरी दिशा में क्यों चलती है? तो इसका उत्तर है संवहन या कन्वेक्शन। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई हवा नहीं है, फिर भी धूप हम तक कैसे पहुंचती है? क्योंकि ऊष्मा जो है विकिरण या रेडिएशन से हम तक आती है, इसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सूर्य की किरणें जो है हम तक रेडिएशन या विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि यदि हम 3 बर्तन लें, एक काला बर्तन, एक सफ़ेद बर्तन और एक मिट्टी का बर्तन, और तीनों को धूप में रखें, तो सबसे पहले गर्म कौन सा बर्तन होगा? इसका उत्तर है काला बर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि काला बर्तन जो है ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। दोस्तों आज हमने सीखा कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है। सॉलिड जो है कंडक्शन यानी कि चालन का उदाहरण है। लिक्विड और गैस जो है कन्वेक्शन यानी कि संवहन का उदाहरण है। सूर्य जो है रेडिएशन यानी कि विकिरण का उदाहरण है। और ऊष्मा का SI यूनिट जूल है। और यह भी जाना कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। दोस्तों अगर आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक लोहे की बेंच, एक लकड़ी की बेंच, एक बर्फ का टुकड़ा, एक मोमबत्ती, 2 बाल्टी पानी और एक रेलवे ट्रैक मिलकर विज्ञान का सबसे मज़ेदार अध्याय समझाएंगे। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने क्लास बीच में छोड़ दिया तो सबसे आसान 5 नंबर का सवाल भी परीक्षा में गलत हो सकता है। और अगर अंत तक देख लिया तो बिना रटे पूरा चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि 2 दोस्त राहुल और मोहित पार्क में बैठे हैं। एक लोहे की बेंच पर बैठा है और दूसरा लकड़ी की बेंच पर बैठा है। दोपहर के 2 बजे हैं। अचानक राहुल चिल्लाता है, अरे ये लोहे की बेंच इतनी गर्म क्यों है जबकि लकड़ी की बेंच उतनी गर्म नहीं? क्या दोनों पर एक ही धूप नहीं पड़ रही? यहीं से शुरू होता है ऊष्मा का खेल। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा मिलती है तो सबसे पहला प्रभाव होता है उसका तापमान बढ़ता है। यही कारण है कि धूप में रखी वस्तुएं गर्म हो जाती है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अब राहुल एक बर्फ का टुकड़ा उठाता है। कुछ देर बाद वह पानी बन जाता है। फिर गैस स्टोव पर रख देता है तो वह पानी भाप बन जाता है। राहुल पूछता है, सर यहाँ ताप बढ़ा या पदार्थ बदल गया? जवाब आया दोनों। इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन। दोस्तों याद रखिए, बर्फ को ऊष्मा देने से पानी बन जाता है, पानी को ऊष्मा देने से भाप बन जाता है, यानी कि ठोस द्रव में बदल जाता है और द्रव गैस में बदल जाता है। अब राहुल रेलवे स्टेशन पहुँचता है। वह देखता है कि रेल की पटरियों के बीच थोड़ा गैप छोड़ा गया है। वह सोचता है क्या इंजीनियर मापना भूल गए? नहीं, असल कारण है प्रसार। गर्मी मिलने पर लगभग सभी पदार्थ फैलते हैं। अगर गैप न छोड़ा जाए तो पटरी टेढ़ी हो सकती है। तो दोस्तों ऊष्मा देने पर केवल 3 बातें याद रखो। पहला है ताप बढ़ता है, दूसरा अवस्था बदलती है और तीसरा है प्रसार होता है। दोस्तों अब राहुल की मुलाकात होती है प्रोफेसर हीट से। वे बोर्ड पर लिखते हैं Q बराबर m इंटू S इंटू डेल टी और कहते हैं जो बच्चा इस सूत्र को समझ गया उसके न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे। यहाँ पर Q बराबर होता है दी गई ऊष्मा, M बराबर होता है द्रव्यमान, S बराबर होता है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और डेल T बराबर होता है तापमान में परिवर्तन। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, ज़्यादा ताप बढ़ाना है तो भी ज़्यादा ऊष्मा चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं पानी और लोहे की रेस। अब एक प्रतियोगिता होती है, एक तरफ पानी रहता है और दूसरी तरफ लोहा रहता है। दोनों को बराबर आग पर रखा गया। कुछ मिनट बाद लोहा बहुत गर्म हो गया, पानी अभी भी उतना गर्म नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? यही आता है विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों पानी कहता है मुझे गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो दोस्तों याद रखिए, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है वह जल्दी गर्म नहीं होता है। अगर आपको विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा पूछा जाए तो आप कहेंगे किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा का यूनिट होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आप समझते हैं ऊष्माधारिता को। अब प्रोफेसर पूछते हैं 1 किलोग्राम पानी गर्म करना आसान है या 10 किलोग्राम पानी?
बच्चे बोलते हैं 10 किलोग्राम पानी, क्योंकि पूरा द्रव्यमान ज़्यादा है। यही कहलाता है ऊष्माधारिता। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए ऊष्माधारिता की परिभाषा क्या होती है, तो आप कहेंगे किसी पदार्थ के पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है C बराबर m इंटू एस, यानी कि अगर हम विशिष्ट ऊष्मा में द्रव्यमान का गुणा कर दें तो ऊष्माधारिता C का मान हमें मिल जाता है। दोस्तों आप समझते हैं 2 बाल्टियों का रहस्य। एक बाल्टी है जिसमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रखा है, दूसरी बाल्टी है जिसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रखा है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा या 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? नहीं, बीच का तापमान बनेगा। इसे कहते हैं साम्य ताप। यानी कि साम्य ताप T बराबर होता है m1 T1 प्लस m2 T2 अपान m1 प्लस m2, जहाँ m1 क्या है? पहली बाल्टी में रखे पानी का द्रव्यमान। m2 क्या है? दूसरे बाल्टी में रखे पानी का द्रव्यमान। T1 क्या है? पहले बाल्टी में रखे पानी का टेम्परेचर। और T2 क्या है? दूसरे बाल्टी में रखे पानी का टेम्परेचर। यदि द्रव्यमान को टेम्परेचर के साथ गुना करके जोड़ दिया जाए और दोनों के द्रव्यमान को जोड़कर भाग दे दिया जाए तो हमको जो है साम्य ताप मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास 2 बाल्टी था जिसमें एक बाल्टी में 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी था जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री था, दूसरे बाल्टी में भी 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी था, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री था। अगर इसको m1 T1 प्लस m2 T2 करें तो ये 100 हो जाएगा और m1 प्लस m2 करें तो 2 हो जाएगा। तो 100 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात उसका साम्य ताप हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आप समझते हैं कांच क्यों टूटता है? यदि हम उबलते हुए पानी को कांच के गिलास में डालें तो कुछ गिलास टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर वाला भाग पहले फैलता है और बाहर वाला भाग बाद में फैलता है। इस प्रकार असमान प्रसार से कांच टूट सकता है। दोस्तों अब समझते हैं कि बिजली के तार ढीले क्यों रखे जाते हैं। राहुल ऊपर देखता है, बिजली के तार ढीले लटक रहे हैं। क्या इलेक्ट्रीशियन भूल गया? नहीं, गर्मी में तार फैलते हैं और सर्दी में सिकुड़ते हैं, इसलिए उन्हें ढीला रखा जाता है। दोस्तों आप समझते हैं पानी का सबसे बड़ा रहस्य। सभी पदार्थ गर्म होकर फैलते हैं, लेकिन पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलग व्यवहार करता है। यही कारण है कि ठंडी जगहों में तालाब ऊपर से जम जाती है, लेकिन नीचे का पानी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसी वजह से मछलियाँ जीवित रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सर्दियों में अधिकांश जलीय जीव मर जाते। दोस्तों आज हमने सीखा ऊष्मा के 3 प्रभाव, Q इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टी क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ऊष्माधारिता क्या होती है, साम्य ताप क्या होता है और पानी का असामान्य प्रसार। दोस्तों अब आपके लिए एक चैलेंज है, कमेंट में बताइएगा कि गर्मियों में रेलवे ट्रैक के बीच गैप क्यों छोड़ा जाता है। दोस्तों आज मैं आपके सामने 3 सवाल रखता हूँ। रेलवे की पटरी के बीच गैप क्यों छोड़ा जाता है, गर्मी में गुब्बारा अपने आप बड़ा क्यों हो जाता है, और सबसे बड़ा सवाल, बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते रहो फिर भी उसका तापमान क्यों नहीं बढ़ता है। अगर इन तीनों सवालों का जवाब आप समझ गए तो पूरा चैप्टर कभी नहीं भूलोगे और बोर्ड परीक्षा में भी 5 में से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है हीट डिटेक्टिव राहुल। दोस्तों राहुल पहली बार रेलवे स्टेशन गया। उसने देखा कि 2 रेल की पटरियों के बीच थोड़ा गैप छोड़ा गया है। राहुल बोला, अरे रेलवे वाले इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ प्रोफेसर हीट आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, गलती नहीं बेटा, साइंस है। दोस्तों जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके कण तेजी से कंपन करने लगते हैं और दूर दूर हो जाते हैं, इसी कारण वस्तु फैलती है। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि ऊष्मीय प्रसार क्या है तो आप कहेंगे ऊष्मा देने पर किसी पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल अथवा आयतन में होने वाली वृद्धि को ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। दोस्तों आप प्रोफेसर हीट राहुल से पूछते हैं कि राहुल अगर केवल लंबाई बढ़े तो उसे क्या कहेंगे। राहुल कहता है, पता नहीं सर। प्रोफेसर हीट बोर्ड पर लिखते हैं डेल एल और कहते हैं इसे कहते हैं रेखीय प्रसार। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है तो आप कहेंगे किसी वस्तु की इकाई लंबाई में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर होने वाले प्रसार को ही रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसका सूत्र होता है अल्फा इक्वल टू डेल एल अपान एल इंटू डेल टी और इसका यूनिट होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अब प्रोफेसर हीट लोहे की पूरी प्लेट को गर्म करते हैं जिससे प्लेट जो है चारों तरफ से फैलने लगती है। अब यहाँ केवल लंबाई नहीं बल्कि पूरा क्षेत्रफल बढ़ गया। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है तो आप लिखेंगे किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर होने वाले प्रसार को ही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और सूत्र के रूप में बीटा इक्वल टू होता है डेल ए अपान ए इंटू डेल टी। और अगर हम रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा में 2 का गुना कर दें तो हमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक प्राप्त हो जाता है, अर्थात बीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू अल्फा। दोस्तों अब प्रोफेसर हीट सिलेंडर उठाते हैं और इसे गर्म करते हैं जिससे यह हर दिशा में फैलने लगता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ। इसे कहते हैं आयतन प्रसार।
दोस्तों अगर आपको आयतन प्रसार गुणांक के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे किसी वस्तु के इकाई आयतन में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर होने वाले प्रसार को ही आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू होता है डेल वी अपान वी इंटू डेल टी। अगर हम रेखीय प्रसार गुणांक में 3 का गुना कर दें तो हमें आयतन प्रसार गुणांक प्राप्त हो जाता है, अर्थात गामा इक्वल टू होता है 3 इंटू अल्फा। दोस्तों अब प्रोफेसर हीट एक कील और छल्ला निकालते हैं। पहले कील आसानी से निकल जाती है, अब कील को गर्म करते हैं, अब नहीं निकलती है। राहुल चौंक जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि गर्म करने पर कील फैल गई, इसलिए अब वह छल्ले में नहीं आ रही है। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि गर्म करने पर ठोस पदार्थ क्यों फैलते हैं तो आप कहेंगे कि गर्म करने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वे अधिक कंपन करते हैं और उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए पदार्थ का प्रसार होता है और वे फैल जाते हैं। दोस्तों अब प्रोफेसर हीट पानी से भरा फ्लास्क लाते हैं और उसे हीट देते हैं। राहुल देखता है कि पानी पहले नीचे गया फिर ऊपर चढ़ गया। यही बच्चे अक्सर गलती करते हैं। इसमें क्या हुआ, पहले जो है बर्तन फैला इसलिए पानी नीचे चला गया, उसके बाद पानी फैला इसलिए पानी ऊपर चला गया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आभासी प्रसार क्या होता है तो आप कहेंगे बर्तन सहित देखने पर द्रव के दिखाई देने वाले प्रसार को ही आभासी प्रसार कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रसार क्या होता है तो आप कहेंगे द्रव का वास्तविक रूप से होने वाला कुल प्रसार वास्तविक प्रसार कहलाता है। और अगर आपको वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार में संबंध पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वास्तविक प्रसार बराबर होता है आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। दोस्तों क्या पानी भी हर बार गर्म होकर फैलता है तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी सिकुड़ता है। इसी कारण झील ऊपर से जमती है और नीचे नहीं जमती है, इसलिए मछलियाँ वहाँ जीवित रहती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी के असामान्य व्यवहार को लिखिए तो आप लिखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करने पर उसका आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसे जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। दोस्तों अब प्रोफेसर बर्फ को उठाते हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट देते हैं, लेकिन थर्मोमीटर नहीं बढ़ता है। राहुल पूछता है कि हीट कहाँ जा रही है। प्रोफेसर कहता है कि यही चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है तो आप कहेंगे अवस्था परिवर्तन के समय बिना ताप परिवर्तन के पदार्थ द्वारा ग्रहण या त्यागी गई ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका सूत्र होता है Q इक्वल टू होता है m इंटू एल। अगर बर्फ पानी में बदलता है तो इसे कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, और अगर पानी भाप में बदलता है तो इसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है तो आप कहेंगे एकक द्रव्यमान के ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर बिना ताप परिवर्तन के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है तो आप कहेंगे एकक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर बिना ताप परिवर्तन के गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार क्या होता है, द्रव का आभासी एवं वास्तविक प्रसार क्या होता है, जल का असामान्य प्रसार क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गलन एवं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। दोस्तों अब आप कमेंट में बताइए कि गामा और अल्फा में क्या संबंध है और गुप्त ऊष्मा का। हमें ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात बताना है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था रेखीय प्रसार गुणांक होता है अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, आयतन प्रसार गुणांक होता है गामा इक्वल टू 3 अल्फा। अगर इसका अनुपात निकालें तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, मार रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा अनुपात 2 अल्फा अनुपात 3 अल्फा। यहाँ पे अल्फा 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 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से सॉल्व करना है। इस प्रश्न में हमको पूछा जा रहा है कि वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा जो है वस्तु बी की तुलना में कम है, तो दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है तो वह धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन प्रश्न में हमको ऑलरेडी बता दिया गया कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है कम है, तो ए की विशिष्ट ऊष्मा कम है मतलब इसको गर्म करने के लिए कम ऊष्मा देना पड़ेगा और यह जो है जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है। अगर विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है तो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन अगर विशिष्ट ऊष्मा कम है तो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु ए जल्द गर्म होगी। इस तरह से दोस्तों इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है। तो हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था कि धातुएं जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होती है और अधातुएं जो है ऊष्मा का खराब चालक होती है। तो यहाँ पर देखते हैं लोहा, एस्बेस्टोस, कांच और लकड़ी में से लोहा जो है हमको धातु नजर आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो लोहा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। दोस्तों इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि संवहन क्या होता है। संवहन क्रिया में किसी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसमें पदार्थ के कणों का वास्तविक स्थानांतरण होता है। जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं
पानी को गर्म करेंगे तो नीचे का जो गर्म पानी है ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे चला आएगा। इस प्रकार नीचे का जो ठंडा पानी है वो फिर गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार यदि हम हवा को गर्म करेंगे तो नीचे का जो गर्म हवा रहेगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर का ठंडा हवा नीचे आ जाएगा, फिर वह ठंडा हवा फिर गर्म हो जाएगा। लेकिन निर्वात में ना तो कोई पदार्थ होता है तो वह एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा, उसके कणों का स्थानांतरण संभव ही नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब निर्वात। मतलब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो सकता है। तो किसमें संवहन द्वारा नहीं हो सकता है, निर्वात में नहीं हो सकता है। चाय जो है लिक्विड है इसमें हो सकता है, पानी भी लिक्विड है इसमें हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, लेकिन निर्वात में कोई पदार्थ है ही नहीं, तो इसका स्थानांतरण, इसके कणों का स्थानांतरण कैसे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों हमको दिए गए प्रश्न को पढ़कर रिक्त स्थान में क्या आएगा उसको फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है ऊष्मा पदार्थ नहीं बल्कि रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऊष्मा क्या है। दोस्तों ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, इसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं और ना इसको किसी बॉटल में भरकर रखा जा सकता है। तो ऊष्मा क्या करता है, ऊष्मा किसी वस्तु के तापमान को बढ़ा सकता है, ऊष्मा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। जैसे बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, मतलब उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई। और ऊष्मा किसी पदार्थ की में प्रसार ला सकता है, मतलब किसी पदार्थ की लंबाई को बढ़ा सकता है। जैसे कि हम लोहे की छड़ को गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। मतलब इस प्रकार से देखा जाए कि ऊष्मा ना तो कोई पदार्थ है, क्या है, एक ऊर्जा है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ये ऊर्जा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊर्जा। उसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या है, रिक्त स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। दोस्तों अगर हमारे पास दो बाल्टी है, एक बाल्टी में गर्म पानी है, दूसरे बाल्टी में ठंडा पानी है, दोनों का तापमान में अंतर है। अगर हम दोनों को किसी तीसरे बाल्टी में मिला दें तो क्या होगा, गर्म पानी पहले से अपेक्षा ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी पहले की अपेक्षा गर्म हो जाएगा। इस प्रकार गुनगुना पानी बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, तापमान में अंतर हुआ। पहले बाल्टी का तापमान गर्म था, दूसरे बाल्टी में पानी का तापमान ठंडा था, दोनों के तापमान में अंतर था। तो इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि खाली स्थान के कारण यानी रिक्त स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो किसके कारण होता है, तापमान में अंतर के कारण। उसको क्या लिख सकते हैं, तापांतर के कारण। तो यहाँ पे आ जाएगा तापांतर। तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु रिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, चालन द्वारा होता है। किसमें होता है, ठोस में होता है। मतलब ठोस पदार्थ को एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो चालन हो गया। संवहन किसमें होता है, द्रव और गैस में होता है। जैसे कि पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का जो ठंडा पानी रहेगा वो नीचे आ जाएगा और नीचे का गर्म पानी ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से संवहन होगा, मतलब कणों का ट्रांसफर होगा। हवा में भी ऐसे होगा, ऊपर का हवा जो ठंडा रहेगा वो नीचे आएगा और नीचे का गर्म हवा ऊपर चला जाएगा, मतलब उसके कणों का भी स्थानांतरण होगा। तो उसको कहते हैं संवहन। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होता, उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सूर्य की किरण हम तक पहुंचती है तो वहाँ निर्वात है ऊपर में, तो वहाँ से किरण कोई माध्यम की आवश्यकता है क्या, नहीं है। बिना माध्यम के हम तक पहुँच जा रहे हैं, हमको गर्मी लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माध्यम आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर रहेगा माध्यम। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, चालन के लिए ऊष्मा का संचरण केवल रिक्त स्थान में संभव है। अभी मैंने बताया कि चालन के लिए क्या होना चाहिए, ठोस पदार्थ होना चाहिए। ठोस पदार्थ में ही चालन हो सकता है। जैसे कि लोहे के एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें चालन हो रहा है। चालन किस में होता है, ठोस पदार्थों में होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा चालन के लिए ऊष्मा का संचरण केवल ठोसों में संभव है। ठोसों में संभव है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई या दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव रिक्त स्थान होता है। अभी मैंने बताया था अगर किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि बर्फ को ऊष्मा दिए तो द्रव में बदल गया, द्रव को ऊष्मा दिए तो क्या हो गया, गैस में बदल गया, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। मान लेते हैं कि द्रव का ऊष्मा जो है, मान लेते हैं कि ठोस जिसको हमको गर्म ऊष्मा देना है उसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है और उसको ठंडा किए तो वो जो है लिक्विड में बदल गया। लिक्विड मतलब द्रव में बदल गया, उसका भी टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। ठोस था पहले, अब किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। उसी प्रकार मान लेते हैं कि पानी का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, उबलता हुआ पानी है। उबलता हुआ पानी जो है गैस में बदल गया, गैस में बदला तो उसका भी टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ गया, द्रव का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस था, गैस का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। पहले द्रव में थी, अब किस में हो गई, गैस में हो गई। पहले क्या हुआ था, बर्फ था, उसका भी 0 डिग्री टेम्परेचर था और 0 डिग्री टेम्परेचर के द्रव में बदल गया, मतलब अवस्था बदल गई और उसकी जो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई या दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव नहीं होता है। तापमान में बदलाव हुआ क्या, 0 डिग्री का 0 डिग्री सेल्सियस रहा, 100 डिग्री का 100 डिग्री सेल्सियस रहा, बस अवस्था ही बदली। बर्फ से द्रव में बदल गया और द्रव से गैस में बदल गया। टेम्परेचर कितना रहा, 0 डिग्री रहा दोनों में, और इधर गैस में बदलते टाइम क्या रहा, टेम्परेचर 100 डिग्री रहा दोनों में। तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं।
तो दोस्तों आप इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को सॉल्व। यदि आपको किसी प्रश्न में तापमान के पैमाने को बदलने के लिए कहा जाए तो आप ये सिर्फ 2 सूत्र को याद रखिए, उसके बाद आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा पहला सूत्र है C बराबर होता है 5/9 इंटू F माइनस 32 और दूसरा सूत्र होता है K बराबर C प्लस 273। तो देखिए हम पहले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा सूत्र होता है C बराबर होता है 5/9 इंटू F माइनस 32। तो यहाँ पर F का मान रख देंगे तो C बराबर हो जाएगा 5/9 इंटू F का मान कितना है हमारे पास 14 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब यहाँ पर 32 में 14 को घटा देंगे तो 32 में 14 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 18। अब ये 18 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो C बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये माइनस का 10। तो C बराबर आ गया हमारे पास माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। अब उसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमको बोला जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो हमारे पास सूत्र होता है C बराबर 5/9 इंटू F माइनस 32। तो हमारे पास दिया है डिग्री सेल्सियस का मान दिया है, C का मान दिया है, तो C की जगह में रखेंगे 100 बराबर 5/9 इंटू F माइनस 32। अब इस 5/9 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 गुना 9 इधर आके 9/5 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा F माइनस 32। अब यहाँ पर 100 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 बराबर F माइनस 32। अब इस 32 को इधर पक्षांतर करेंगे तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास 180, माइनस है तो इधर आके प्लस, तो ये 32 हो गया। तो F बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 2 8 3 11 और ये 212। तो F का मान आ गया हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हम 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 212 डिग्री। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है 12 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। तो हमारे पास सूत्र होता है K बराबर होता है C प्लस 273। तो हमको C का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा K माइनस 273। अब यहाँ पे K का मान रख देते हैं, K का मान है 12 केल्विन, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 273। अब 273 में 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 6 और ये 2, 273 बड़ा इसलिए यहाँ पे माइनस। तो C का मान आ गया हमारे पास 261 डिग्री सेल्सियस। तो हम 12 केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 261 डिग्री। ये उष्मा और ताप वाले अध्याय का हमारा 8वां प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमको प्रश्न में दिया है 1 किलोग्राम जल का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है। यदि इसे 40 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दें तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हल में लिखेंगे दिया है, हमको दिया है M1 मतलब पहले जल का द्रव्यमान दिया है 1 kg और इसका ताप दिया है T1 60 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार दूसरा जल है उसका द्रव्यमान दिया है M2, कितना दिया है 1 kg और इसका ताप दिया है T2 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमको निकालना है मिश्रण का ताप। तो मिश्रण के ताप निकालने का सूत्र होता है T बराबर होता है M1 T1 प्लस M2 T2 अपान M1 प्लस M2। तो इसमें हम मान रख देते हैं तो T बराबर हो जाएगा M1 कितना है 1 kg, तो 1 T1 कितना है 60 प्लस M2 कितना है 1 गुना T2 कितना है 40 बटे M1 कितना है 1, M2 कितना है 1। अब इसको हल करते हैं। T बराबर हो जाएगा 60 में 1 का गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस 40 में 1 का गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा और ये 1 और 1 2 हो गया। उसके बाद T बराबर हो जाएगा 60 और 40 100 बटे 2, भाग देंगे तो ये 2 पंचे 10 और 0, तो ये आ गया T बराबर आ गया हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मिश्रण का ताप कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए मिश्रण का ताप T बराबर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर ताप वाले अध्याय का हमारा 9वां प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में हमको दिया है कि तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है, इसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.09 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। हमको दिया है तांबे के बर्तन का द्रव्यमान, इसको मान लेते हैं M बराबर दिया है 500 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में बदलें तो क्या हो जाएगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा तो 500 बटे 1000 करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 बटे 10 यानी कि हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा किलोग्राम। उसके बाद दिया है इसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाना है, मतलब तापमान में परिवर्तन कितना हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मान लेते हैं ΔT, तापमान में परिवर्तन हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊष्मा की गणना करना है, मतलब हमको Q का मान जो है ज्ञात करना है
और क्या दिया है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.09 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा एस का मान दिया है 0.09 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमको ऊष्मा का मान ज्ञात करना है, तो ऊष्मा का मान क्या होता है, क्यू बराबर होता है m इंटू एस इंटू डेल टी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो हमारे पास m का मान कितना है 0.5 इंटू एस का मान कितना है 0.09 इंटू डेल टी का मान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो हो गया 40। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्यू बराबर हो जाएगा 9 और 5 का गुना हो जाएगा 9 पंचे 45। कितने अंक के बाद जीरो लगाना है, 1 2 और 3, तो 0.045। उसके बाद 40 का गुना करते हैं। तो 40 का गुना करेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा, सबसे पहले तो एक जीरो आ गया, उसके बाद 4 पंचे 20 का शून्य हासिल हो गया 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक के बाद 1 2 3, तो यहाँ 1 2 और 3, तो ये आ गया 1.8। तो क्यू बराबर आ गया हमारे पास 1.8 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको क्या पूछा गया था, आवश्यक ऊष्मा की गणना करना था। तो आवश्यक ऊष्मा क्यू बराबर हो जाएगा 1.8 जूल। तो यहाँ पे लिख देते हैं आवश्यक ऊष्मा क्यू बराबर 1.8 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार ये ऊष्मा और ताप वाले अध्याय का हमारा 10वां प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि तांबे के एक तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इसके ताप को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तांबे के लिए अल्फा बराबर दिया है 26 गुना 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमको दिया है तार की लंबाई L 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 100 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, इसके ताप को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, मतलब तापमान में परिवर्तन करना है। तो तापमान में परिवर्तन डेल टी बराबर होगा 50 में 30 को माइनस कर देंगे तो तापमान में परिवर्तन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे देखते हैं, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तापमान को बढ़ाएंगे तो लंबाई क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं डेल एल, ये हमें ज्ञात करना है। तांबे के लिए अल्फ़ा हमको दिया है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा बराबर दिया है 26 गुना 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो हमको जो लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है वो ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है डेल एल बराबर अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल टी। इसमें मान रख देते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है 26 गुना 10⁻⁻6, एल का मान कितना है 1 मीटर गुना डेल टी का मान है 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। अब इसको हल कर देते हैं। 26 का 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 यानी 520 गुना 10⁻⁻6। 520 को लिख सकते हैं 52 गुना 10 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर 10⁻⁻6 है, यहाँ 10⁻1 है, गुना करेंगे तो घात जुड़ता है, तो -6 में 1 को जोड़ेंगे, मतलब 6 में 1 को घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा -5। तो 52 गुना 10⁻⁻5। तो ये हमारे पास आ गया लंबाई में परिवर्तन डेल एल बराबर 52 गुना 10⁻⁻5 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि डेल एल बराबर हो जाएगा 52 गुना 10⁻⁻5 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।